हेलो फ्रेंड्स, मैं राजेश कुमार दुबे राजकिशोरी देवी शिक्षण प्रशिक्षण सेवा संस्थान के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैं प्रतिदिन जो विशेष क्षेत्र में बच्चे अध्ययन कर रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए मैं एक नया नया वीडियो लेकर आता हूं, वो भी पाठ्यक्रम संबंधी। ठीक है, और उसका कुछ वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन भी आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करता हूं। ठीक है, तो कृपया आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए ताकि हम लोगों का भी मनोबल बना रहे। और एक और महत्वपूर्ण सूचना आप लोगों को बता देता हूं कि इस प्रशिक्षण संस्थान जो राजकिशोरी देवी है, इसमें नामांकन प्रारंभ हो गया है। ठीक है, और जो बच्चे एडमिशन कराने के लिए इच्छुक है तो सीधे यहाँ आकर या फोन पर बात करके अपना एडमिशन ले सकता है, क्योंकि इसकी संख्या सीमित है, सीट लिमिट है। और इस कोर्स को करने से दो फायदे मिल जाते हैं, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कोर्स को करना चाहते हैं कि आप स्पेशल क्षेत्र में भी जा सकते हैं और सामान्य क्षेत्र में जा सकते हैं। तो कृपया करके जो बच्चे इसमें पढ़ रहे हैं वो उनके अगल बगल के रिश्तेदार है, तो उन लोगों को जिनको भी एडमिशन कराना है वो कृपया संपर्क कर सकते हैं। तथा मेरा भी मोबाइल नंबर आप लोग नोट कर लीजिए, 8603333136। कोई आप लोगों को प्रॉब्लम हो तो हमसे भी बात कर सकते हैं, मैं ऑफिस के द्वारा बात करके आप लोगों को बात करा सकता हूं। ठीक है, तो आज हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है, दृष्टि संबंधी असमर्थता की अवधारणा, अक्षमता, विकलांगता का वर्गीकरण। इस संबंध में हम आज चर्चा करेंगे कि आखिर दृष्टि संबंधी असमर्थता क्या है, उसकी अवधारणा क्या है, क्षमता क्या है। आप जानते हो कि कई बार मैंने वीडियो में चर्चा किया है कि अक्षमता क्या होती है, विकलांगता क्या होती है, क्षति क्या होती है। ठीक है, शिक्षक शिक्षा के संदर्भ में शब्दावली असमर्थता, अक्षमता और विकलांगता का परस्पर प्रयोग करते हैं, लेकिन दर्शन शास्त्र की दृष्टि से इनमें बहुत अंतर है। क्या करते हैं शिक्षक कि असमर्थता, अक्षमता और विकलांगता का बहुत बार प्रयोग करते हैं, लेकिन दर्शन शास्त्र में दृष्टि में इनमें बहुत अंतर है। दृष्टि के संबंध में असमर्थता की सही आंकड़ों को प्राप्त करने की दृष्टि से दृष्टिगत असमर्थता का वर्गीकरण महत्वपूर्ण है। भारत में दृष्टिगत रूप से असमर्थ लोगों की आंकड़े 40 लाख से 140 लाख तक है। ठीक है, यह अंतर इसलिए है क्योंकि दृष्टिगत असमर्थ लोगों का स्वीकृत वर्गीकरण उपलब्ध नहीं है। ठीक है, शब्द अंधता की वैधानिक परिभाषा उपलब्ध है। इस इकाई में दृष्टि संबंधी असमर्थता से संबंधित प्रयुक्त विभिन्न शब्दावली की ऐतिहासिक और दार्शनिक संभावना तथा पहचान और निर्धारण तकनीक उपलब्ध कराने का प्रयत्न किया गया है। इसमें हम क्या सीखेंगे कि दृष्टि बाधित के जो पुराने शब्द हैं और नए शब्द, असमर्थता के बारे में पढ़ेंगे, विकलांगता के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों की परीक्षा में बार बार आ जाते हैं। तो इसमें है कि विद्यार्थी शिक्षक के सामग्री के प्रयोग के साथ यह भी आशा की जाती है, उद्देश्य क्या है कि वह दृष्टि संबंधी असमर्थता वाले व्यक्तियों की सेवाओं के विकास की ऐतिहासिक संभावनाओं का विवरण दे। ठीक है, असमर्थता, अक्षमता, विकलांगता शब्दावलियों का अंतर करें, ये क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाएगा। ठीक है, कि असमर्थता क्या है, अक्षमता क्या है, विकलांगता क्या है, इन शब्दावलियों का आप अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, दृष्टि संबंधी असमर्थ व्यक्तियों के निर्धारण में सामान्यतः प्रयुक्त तकनीकियों की सूची और जो दृष्टि संबंधी सूची होती है, जो बच्चे जिससे पढ़ते हैं उनकी भी सूची होनी चाहिए। दृष्टि संबंधी असमर्थ बच्चों की कार्यकलाप संबंधी पहचान के निर्धारण, उन बच्चों का कार्यकलाप कैसा हो रहा है, हर एक बच्चों का कार्यकलाप और उनका रहन सहन अलग होता है। ठीक है, तो उसको आप क्या करेंगे कि उसका कार्यकलाप
क्या है उसको भी आप नोट करेंगे। दृष्टि संबंधी असमर्थ बच्चों की स्कूल आधारित निर्धारित निर्धारण की प्रक्रिया का विवरण इत्यादि उपलब्ध कराना। इतिहास में दृष्टिगत रूप से असमर्थ व्यक्तियों को सेवाएं उपलब्ध कराने की विकासवादी प्रक्रिया है। क्या है कि जो दृष्टि बाधित बच्चे हैं उनसे हटकर दृष्टिगत जो बच्चे होते हैं उनकी शिक्षा का उपलब्ध कराने की सेवा इतिहासों से चली आ रही है। ठीक है, हजारों वर्ष पूर्व समुदायों में अक्षम बच्चे का होना अपमानजनक समझा जाता था। हजारों वर्ष पहले जो, चाहे अभी भी धारणा है समाज स्तर पर कि जो अक्षम बच्चे होते हैं उन्हें क्या अभिशाप माना जाता है। जो इतना सुदृढ़ न हो कि योद्धा बन सके, उस समय अक्षमता वालों को वांछित समझा जाता था। पहले के जमाने में अक्षमता वाले बच्चों को अवांछित, बिना कोई काम के जिसका इसका उपयोग नहीं हो सकता है, उस टाइप के लोग समझते थे। और ऐसे व्यक्ति को योगदान देने वाले नागरिक के रूप में सामाजिक स्तर नहीं प्राप्त होता था। और उन पहले क्या धारणा थी कि व्यक्ति समाज में योगदान नहीं दे सकता है, ये पहले लोगों की धारणा थी। यह प्रवृत्ति सैकड़ों वर्ष तक रही। बाद में अंधता को सजा का प्रतीक समझा गया। ये जो पद्धति थी वो सैकड़ों वर्ष थी, बाद में इस शब्द को किस में रूप दिया गया? अंधता में। अभी कुछ लोग यह सोचते हैं कि बच्चे को सजा मिली है क्योंकि वह पापी था। जैसे कि आज के भी डेट में या पहले भी लोग क्या समझते थे कि जो बच्चा दृष्टि बाधित पैदा हो गया वो बच्चा क्या है? पापी है। उसकी माँ या बाप को भगवान से सजा मिली है। उसकी माँ और बाप को किससे सजा मिली है? भगवान से सजा मिली है। जो पाप उन्होंने जीवन में किए हैं, समय के साथ समाज की प्रवृत्ति में निरंतर परिवर्तन आया। हम क्रमशः विभिन्न प्रवृत्तियों को देख सकते हैं। अवमानना और अस्वीकृति, अलगाव और गाली से निरुत्तर स्थानांतरण सैकड़ों वर्ष में हुआ। और दूसरी जिसमें सहानुभूति, भिक्षादान और परोपकारिता ने स्थान ले लिया। और आज के समय में इसमें क्या परोपकारिता, भिक्षादान सब इसमें क्या हो, योगदान करने के लिए समाहित हो गए। तीसरी मुख्य अवस्था है दृष्टिगत रूप से असमर्थ व्यक्तियों के लिए सकारात्मक प्रवृत्ति का विकास। समाज ने दृष्टिगत रूप से असमर्थ व्यक्तियों की स्वतंत्रता की आवश्यकता की जरूरत समझी है। अभी भी समाज क्या कर रहा है कि जो दृष्टिगत व्यक्ति है उनको ज्यादा प्योरिटी दे रहा है और जो दृष्टि बाधित है उनको ज्यादा प्योरिटी नहीं दे रहा है। उनके लिए ऐसे जीवन की आशा की जाती है कि उन्हें उपयुक्त स्तर तक शिक्षा के अवसर मिले और दृष्टि वाले बच्चों के स्तर के अनुरूप शिक्षा मिले। हम यह भी आशा करते हैं क्योंकि आर्थिक और शारीरिक रूप से स्वतंत्र हो। तो इसके लिए उन लोगों के लिए शिक्षा क्यों जरूरी है? वो समान बच्चों की तरह भी शिक्षा ग्रहण करे और अपने जीवन को, अपने स्तर को सुधार सके। ठीक है, शिक्षकों ने इस बात की पहचान की है कि दृष्टिहीन सामान्य की तुलना में विषम है। यह बहुत महत्वपूर्ण, हमने बहुत अनुसंधान किए हैं जो बताते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण विकासात्मक समस्याएं हैं, क्योंकि ऐसा बच्चा विश्व को उस रूप में नहीं दे पाता जो दृष्टि वाला बच्चा कर सकता है। ये क्या अवधारणा है कि जो दृष्टिगत बच्चा जैसे विश्व को दे सकता है वैसा दृष्टि बाधित बच्चा नहीं दे सकता है। ऐसे ही जब उसे यह पता चलता है कि वह दृष्टि वाले बच्चों से विषम है, हमें वह तरीके देखने हैं जिससे प्रतिपूरक कौशलों का विकास हो। यदि हम बच्चों को सीखने के लिए उपयुक्त प्रतिपूरक कौशलों का प्रशिक्षण देते हैं तो हम उसमें अपने आप इस बात की गारंटी नहीं देते कि आत्मनिर्भर, आर्थिक रूप से स्वतंत्र और भावनात्मक रूप से सामंजस्य प्राप्त कर व्यस्क होने जा रहा है, लेकिन ये स्वतंत्रता प्राप्ति के लक्ष्य तक पहुंचने के साधन है। आज के डेट में क्या है कि ये भी बच्चे क्या है जो पढ़ लिख कर काफी कुछ आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो स्वतंत्रता के बाद सरकार ने इस पर विशेष बल दिया कि ये भी दृष्टिगत बच्चों की तरह शैक्षणिक व्यवस्था पा सकते हैं, समाज में अपना जीवन यापन कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या है दृष्टिहीनता के प्रभाव। जो दृष्टिहीनता है इसका क्या प्रभाव पड़ता है? लावेनफील्ड ये दार्शनिक थे, इन्होंने 1975 के अनुसार दृष्टिहीनता व्यक्ति पर 3 प्रमुख प्रभाव डालती है। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछ देगा परीक्षा में कि लावेनफील्ड ने दृष्टिहीनता पर कौन से प्रकाश डाला है?
ठीक है, तो ये आपके लिए एक क्या बन गया, क्वेश्चन बन गया। ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो उन्होंने क्या दिया, अनुभवों को परिप्रेक्ष्य और विविधता में कमी। उन्होंने क्या महसूस किया कि जो दृष्टिगत बच्चे हैं, दृष्टिबाधित बच्चे हैं, उनमें अनुभवों की कमी है, ठीक है, और विविधता में कमी, और बार बार किसी चीज की करने की विविधता में कमी है। ठीक है, गतिशीलता की क्षमता में कमी, और जो गतिशीलता जैसे सामान्य बच्चे करते हैं, दौड़ते हैं, ऐसे गतिशीलता में भी उनमें कमी पाई जाती है। वातावरण और अपने पर उसकी तुलना में कम नियंत्रण, और वातावरण संबंधी जो भी चीज है, जैसे ज्यादा धूप में सामान्य बच्चे सर पर लेकर कुछ निकलते हैं या टोपी पहन लेते हैं, उन बच्चों को ये एहसास नहीं होता है, वो थोड़ा परेशान रहता है, फिर भी निकल जाते हैं, तो ये सामंजस्य वो नहीं जल्दी समझ पाते हैं। ठीक है, लॉवेनफील्ड द्वारा प्रयुक्त शब्दावलियों का दृष्टिहीनता पर सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और शैक्षणिक प्रभाव रहता है। उसके अनुसार दृष्टिगत रूप से अक्षम व्यक्तियों को कम अनुभव प्राप्त होते हैं, लेकिन दृष्टि की हानि को अनुभवों की हानि के अर्थ में नहीं कहा जा सकता है। सामाजिक प्रभाव यह होता है कि दृष्टिगत रूप से अक्षम व्यक्तियों के अनुभव तो होते हैं, लेकिन दृष्टि वालों की तुलना सीमित होते हैं। इसने क्या किया कि दृष्टि वाले बच्चों को भीतरी अनुभव क्या होते हैं, दृष्टिगत बच्चों से ज्यादा होते हैं। मनोवैज्ञानिक प्रभाव यह है कि दृष्टिहीनता का तात्पर्य जीवन की हानि नहीं होता है। उन्होंने क्या किया कि दृष्टिहीनता का मतलब जीवन की हानि नहीं होता है, उसका जीवन सुधर सकता है। जबकि दृष्टिहीन व्यक्तियों की जरूरतें दृष्टि वालों से कम नहीं होती हैं, और इन बच्चों की भी जरूरत सामान्य बच्चों की तरह होती है। शैक्षणिक प्रभाव यह है कि दृष्टिहीनता के कारण अनुभव की कमी को उपयुक्त प्रशिक्षण द्वारा दूर किया जा सकता है। अगर उस बच्चे को उपयुक्त प्रशिक्षण मिल जाए तो दृष्टिहीनता की समस्या को बहुत कुछ दूर किया जा सकता है। दृष्टिगत रूप से अक्षम बच्चों के लिए शैक्षणिक और पुनर्वास का कार्यक्रम आज के परिवेश में बहुत बड़ी संख्या में बढ़ रहे हैं। विकलांगता लोगों के लिए स्वतंत्रता प्रत्येक क्षेत्र में सुनिश्चित करने की आवश्यकता है, और विकलांग लोगों को प्रत्येक क्षेत्र में भागीदारी बनाना, सुनिश्चित करना, ये क्या है, हमारा दायित्व है। अब कुछ संबंध शब्दावली। शिक्षक और अध्यापक दृष्टिगत असमर्थता, दृष्टिगत अक्षमता और दृष्टिगत विकलांगता इत्यादि के बारे में चर्चा करते हैं, तो प्रयुक्त शब्दावली के लिए अस्थित है। ये शब्द उन बच्चों के लिए प्रतिनिधित्व करते हैं जिन्हें शिक्षा के लिए विशेष सहायता दी जाती है, और इन बच्चों के लिए ये शिक्षा के लिए शब्द, जो शिक्षा दी जाती है जिन बच्चों के लिए, उनमें ये शब्द का प्रयोग किया जाता है। हालांकि इन शब्दों के सामान्य प्रयोग के लिए सीमित ध्यान दिया जाता है, लेकिन शैक्षणिक संबंध में इनका अंतर आवश्यक है। लेकिन आम बोलचाल में इन शब्दों का प्रयोग कम किया जाता है, लेकिन शैक्षणिक स्तर देते समय इन शब्दों का विवेचना करना और प्रयोग करना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, अब असमर्थता किसे कहते हैं? देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में जरूर आ ही जाएगा कि असमर्थता, अक्षमता, और अगला क्या है, विकलांगता। ठीक है, तो पहले हम असमर्थता पर बात करेंगे। असमर्थता मूल रूप से एक चिकित्सा संबंधी शब्द है। असमर्थता क्या है? एक मूल रूप से चिकित्सा संबंधी शब्द है, लेकिन एक शैक्षणिक शब्द भी है, और ये क्या कहता है, शिक्षा का शब्द भी है। चिकित्सा के अर्थ में असमर्थता का अर्थ है जंतुओं का नष्ट होना, मतलब तंतुओं का नष्ट होना। जो तंतु से हम कुछ काम कर रहे हैं, वो तंतु हमारे क्या हो गए, नष्ट हो गए। इनका अनुमान लगाया जा सकता है और इनका उपचार भी किया जा सकता है। कुछ तंतु नष्ट होने पर इनका उपचार भी किया जा सकता है। इससे व्यक्ति के सामाजिक और व्यवसायिक जीवन में बहुत बड़े स्तर पर बाधा नहीं होती है। तो इससे क्या होता है कि व्यक्ति के बहुत सामाजिक या व्यवसायिक स्तर पर ज्यादा बाधा नहीं आती है। यह जानकारी है कि असमर्थता कितनी सीमा तक है। व्यक्ति प्रतिपूर्ति के सभी उपाय कर सकता है या अपनी सामान्य कार्यकलापों के लिए इसकी उपेक्षा भी कर सकता है। ठीक है, अब है अक्षमता। अक्षमता किसको कहते हैं? कभी कभी जब असमर्थता व्यक्ति को अक्षमता की अवस्था तक पहुंचा देती है, जिससे क्या होता है कि जब व्यक्ति की तंतु नष्ट होता है, तो उस
असमर्थता के चलते व्यक्ति किसी काम करने में असमर्थ हो जाता है, तो क्या कहलाता है? वो असमर्थता कहलाता है। असमर्थता इस सीमा तक विकसित हो जाती है कि व्यक्ति सामाजिक और व्यवसायिक कार्यों में पूरी तरह भाग नहीं ले सकता है। और क्या होता है कि व्यक्ति सामाजिक और आर्थिक कार्यों में भाग नहीं ले सकता है। लेकिन यह स्थिति इस व्यक्ति को इस अक्षमता की स्थिति से निपटने से और उनके कौशल को अधिकतर स्तर तक प्रयोग करने से नहीं रोक सकता है। ठीक है, अक्षमता अपनी प्रकृति और असमर्थता से कितनी क्षति हुई है इससे निश्चित होती है। अब है कि कितनी अक्षमता हुई है। मान लीजिए कि पैर किसी व्यक्ति का टूट गया, तो पैर टूट गया तो कितना परसेंट उसका पैर का क्षति हुआ, वो क्या कहलाता है? असमर्थता। और पैर टूट जाने के बाद दौड़ नहीं पाना, ये क्या हुई? उसकी असमर्थता। ठीक है, इससे निश्चित की जाती है। व्यक्ति जिनके शरीर के कुछ अंगों की स्थायी क्षति हुई है या ज्ञानेंद्रियों को इन्हें व्यवस्थित ढंग से प्रशिक्षित करके ऐसे अनुभवों की क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सकती है। मान लीजिए कि बहुत से लोगों को पैर कट जाता है तो प्लास्टिक का लग जाता है, तो ऐसे व्यक्तियों को कुछ क्षतिपूर्ति क्या किया जा सकता है? मेंटेन किया जा सकता है। अब है विकलांगता। अक्षमता में जब व्यक्ति विपत्ति के वातावरण से घिर जाता है तो विकलांग हो जाता है, और जब व्यक्ति अक्षम हो और विपत्ति में घिर जाता है तो क्या हो जाता है? विकलांग हो जाता है। तो अतः विकलांगता बनाई गई होती है और दृष्टिहीनता के प्राप्त नहीं की गई होती। हेलर केलर और दृष्टिहीनों के अनुभवों के अनुसार जनसाधारण की दृष्टिहीनता के प्रति प्रवृत्ति है। ऐसा बहुत कठिनाईता से उठाया जाने वाला भार अक्षमता के प्रति बहुत अधिक सहानुभूति अक्सर नकारात्मक प्रवृत्ति को बढ़ाती है, अक्षम व्यक्तियों की निर्भरता को बढ़ाती है। कभी कभी यह प्रवृत्ति निश्चित हो जाती है। संक्षेप में शब्दावली असमर्थता, अक्षमता और विकलांगता का शैक्षणिक संदर्भ में विभिन्न शाखाएं हैं। ठीक है, आज विश्व में भारत के दृष्टिगत रूप से अक्षम व्यक्तियों की जनसंख्या अधिकतम है। विश्व में भारत में अक्षम व्यक्तियों की क्या है? जनसंख्या अधिक है। ऐसा कहा जाता है कि कई प्रतिवेदनों से पता चलता है कि 5% भी दृष्टिगत रूप से अक्षम व्यक्ति शैक्षणिक सुविधाओं का उपभोग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसके कई कारण दिए जाते हैं। यह भी सच है कि दृष्टिगत रूप से अक्षम व्यक्तियों की शिक्षा बहुत महंगी है तथा अधिकतर बच्चे अपनी आप शिक्षा की व्यवस्था में सक्षम नहीं है। आज भी जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं वो अपने आप शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते हैं, उनके लिए शिक्षा काफी कठिन है। उन लोगों को या तो विशेष विद्यालय में जाना पड़ेगा या किसी स्वयंसेवी संस्था में जाना पड़ेगा, तो इसके लिए उन लोगों की शिक्षा क्या हो जाती है? बहुत कठिन हो जाती है। जो दृष्टिगत रूप से अक्षम के लिए है उनके लिए न्यूनतम संख्या में स्कूल के लिए बच्चे लेना निरुत्तर दुस्साहस कार्य है। हम दृष्टिगत रूप से अक्षम बच्चों के स्कूलों में बाहर प्रवेश के लिए पंक्ति दिखाई नहीं पड़ती है। इसका मुख्य कारण है वर्तमान शैक्षणिक प्रणाली इन बच्चों को नजदीक शिक्षा देने में असमर्थ है, और जो सामान्य स्कूल के बच्चे हैं उन स्कूलों में इन बच्चों के लिए पंक्ति नहीं लगती है, क्योंकि वहां पर इनके कुशल शिक्षण की व्यवस्था नहीं है। बहुत से दृष्टिगत रूप से असमर्थ बच्चों का पता ही नहीं चल पाता है, उन तक पहुंच नहीं होते हैं। ऐसी दृष्टिगत असमर्थ बच्चों को पता लगाने के लिए ऐसी व्यवस्था की जरूरत है जो अधिकांश देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। और क्या जो ग्रामीण क्षेत्र के जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं उन लोगों का पता भी नहीं चल पाता है, और क्या होते हैं, वे शिक्षा से वंचित हो जाते हैं। दृष्टिगत अक्षम बच्चों की पहचान और निर्धारण को दो नजरियों से देखा जाना चाहिए। एक क्षेत्र के दृष्टिगत अक्षम बच्चों का पता लगाने एक आंकड़ा कैसा बनाना चाहिए कि कौन कौन बच्चे किस क्षेत्र में दृष्टिबाधित हैं, उनको पता लगाया जाए। उनकी सही आंकड़े जानने के लिए कुछ विशेष प्रकार की तकनीक अपनानी चाहिए, और उन्हें पता लगाने के लिए क्या करना चाहिए? कुछ विशेष प्रकार की तकनीक को अपनाना चाहिए। दूसरी ओर विशेष स्कूल के लिए दृष्टिगत अक्षम बच्चों का पता लगाने के लिए ऐसी तकनीकी का प्रयोग जिसमें जन साधारण और अन्य स्रोत का सहयोग और समर्थन हो। और इसके लिए क्या होना चाहिए कि जन साधारण माने आम जनता हो, उनका जन सहयोग मिले, तब ऐसे बच्चों का पता लगाया जाएगा। स्कूली बच्चे, अध्यापक, मतगणना संगठन, पुनर्वास केंद्र, ग्राम स्तर, समुदाय कर्मचारी आदि को दृष्टिगत असमर्थ बच्चों की पहचान के लिए प्रयोग किया जाना चाहिए। और इसमें किस किस को शामिल करना चाहिए?
जो उस क्षेत्र में कोई भी विद्यालय हो, उन विद्यालय को, अध्यापक को, मतगणना संगठन, पुनर्वास केंद्र, ग्राम स्तर समुदाय कर्मचारी है, इन लोगों को इसमें प्रयोग करना चाहिए। दृष्टिगत असमर्थ व्यक्तियों का निर्धारण। एक बार पता लगाए जाने पर बच्चे के लिए उपयुक्त अनुदेश नीतियों का निर्धारण करना बहुत महत्वपूर्ण है। चिकित्सा संबंधी और शिक्षा संबंधी निर्धारण दोनों ही करने चाहिए। ऐसे बच्चों को चिकित्सा संबंधी भी निर्धारण करना चाहिए और शिक्षा संबंधी भी निर्धारण करना चाहिए, ताकि बच्चे को प्रभावकारी रूप से समझा जा सके। दृष्टिगत कुशलता का निर्धारण इसलिए भी महत्वपूर्ण है ताकि बची हुई दृष्टि का प्रयोग किया जा सके। ठीक है, अब है दृष्टि की क्षमता की कुल गणना 3 समान महत्वपूर्ण लक्षणों पर निर्भर करती है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि दृष्टि की क्षमता की गणना किन 3 महत्वपूर्ण लक्षणों पर निर्भर करती है। पहला है केंद्रीय दृष्टि तीक्ष्णता की प्रतिशत हानि। उसे कितना परसेंटेज दृष्टि की हानि हुई है, तीक्ष्णता की, देखने की क्षमता की, उसकी गणना करना। दृष्टि क्षेत्र की प्रतिशत हानि, कितने एंगल पर उसकी दृष्टि की क्षेत्र की हानि हुई है। समन्वित दृष्टि यंत्र की गतिशीलता की प्रतिशत हानि, और जो दृष्टि यंत्र है उसकी गतिशीलता की कितनी प्रतिशत हानि हुई है। ठीक है, एक आंख की दृष्टि तीक्ष्णता की प्रतिशत हानि व्यक्ति की संकलन अक्षमता का प्रतिनिधित्व नहीं करती है, एवं आंख की सकलन हानि 50% अक्षमता का प्रतिनिधित्व नहीं करती। यदि बाकी आंख समान है, बहुत से लोग केवल एक आंख के समान जीवन चला लेते हैं। अगर 50% हानि आंख की हुई है तो ये ज्यादा आपको नहीं माना जाएगा, क्योंकि एक आंख से आपका जीवन चल सकता है। कार्यगत निर्धारण। बच्चे की दृष्टि तीक्ष्णता के लिए चिकित्सा की दृष्टि से भी मापा जा सकता है, और शैक्षणिक स्तर पर तो मापा ही जाता है, इसको चिकित्सा स्तर पर भी मापा जाता है। प्रत्येक बच्चे को दृष्टि समस्या के लिए निर्धारण करना बहुत मुश्किल है, अतः दृष्टि संबंधी असमर्थता के लक्षणों को पता लगाने के लिए निर्धारण प्रणाली का प्रयोग करना चाहिए। कार्यगत निर्धारण प्रणाली के अंतर्गत आसानी से प्रतिशत प्रदान किया जा सकता है, और इससे क्या किया जाता है कि परसेंटेज निकाला जा सकता है कि कितना परसेंट इसकी दृष्टि की हानि हुई है, और बहुत बड़ी संख्या में लोगों को, अध्यापकों तथा विद्यार्थियों को भी प्रशिक्षित किया जा सकता है। ठीक है, दृष्टि असमर्थता की शंका वाले लोगों को पता लगा सकते हैं। दृष्टि असमर्थता के कुछ लक्षण दिए जा रहे हैं, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। रोशनी के स्रोत के लिए बच्चे का सिर झुकाना। बच्चा क्या करेगा, रोशनी के क्षेत्र में जो जाएगा वहां सिर झुका लेता है। ठीक है, तो ऐसे भी उसकी आंख की रोशनी का पता किया जाता है। आंखों में दर्द और जलन होना, गतिशीलता में किसी वस्तु से टकराना, वो चल रहा है और सामने किसी चीज को दिखाई देना और तेजी से उसमें टकरा जाना। ठीक है, ब्लैक बोर्ड से न लिख पाना। अगर ब्लैक बोर्ड पर बच्चा नहीं लिख रहा है तो क्या है, उसकी दृष्टि की हानि हो गई है। लिखने या पढ़ने में सूचना छोड़ देना। ठीक है, कम रोशनी में नहीं पढ़ पाना। जो अल्प दृष्टिवादी थे क्या करते हैं, कम रोशनी में नहीं पढ़ पाते हैं। रात को न देख पाना। मौखिक सूचना पर अधिक निर्भर रहना, और मौखिक सूचना पर क्या करते हैं, ज्यादा निर्भर रहते हैं। ठीक है, अब मैं आप लोगों के लिए कुछ जो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन तैयार किया हूं उस पर अब चर्चा करूंगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, दृष्टि संबंधी असमर्थता किसे कहा जाता है। ठीक है, व्यक्ति को चाहिए कि अपनी दृष्टि को सही से नहीं देख सकता है, कि व्यक्ति के पास अपनी दृष्टि की कमी होती है, कि व्यक्ति दोबारा दृश्य की समझ नहीं की जा सकती, कि सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। दृष्टि संबंधी असमर्थता का मतलब कि ऑप्शन बी, व्यक्ति के पास अपनी दृष्टि की कमी होती है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर है सेकंड। अक्षमता के संदर्भ में अक्षमता का अर्थ क्या है। ठीक है, सामाजिक विकलांगता, शारीरिक कमजोरी, मानसिक कमजोरी, दृष्टि की कमी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, दृष्टि की कमी, ऑप्शन नंबर डी।
अब है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्या है क्वेश्चन नंबर 3? विकलांगता के प्रकार में से एक कौन सा है? शारीरिक विकलांगता, मानसिक विकलांगता की व्यक्तिगत विकलांगता की? ऑप्शन डी सभी। तो मैं क्या करता हूं कि वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन बनाते समय ये नहीं करता हूं कि जैसे अभी इसमें क्या है कि ऑप्शन डी सही है सभी, तो मैंने सभी को लिख दिया है ताकि कहीं एक या दो छांट भी दे तो ये आपको पता चले कि विकलांगता कौन कौन सी होती है। तो इसमें शारीरिक विकलांगता भी आएगी, मानसिक विकलांगता, व्यक्तिगत विकलांगता। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन 4 नंबर है, दृष्टिहीनता के प्रभाव को लेकर यह सही बयान है क्या? व्यक्ति के सामाजिक संबंधों पर प्रभाव पड़ता है, व्यक्ति के शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ठीक है, तो इन तीनों विकल्पों को आप लोग ध्यान रखिएगा, कहीं दो विकल्प दूसरा डाल दे और एक ही रहे तो एक ही पर टिक मारना है। ठीक है, इसीलिए मैं सभी विकल्प लिख देता हूं ताकि आप लोग याद रहे कि सभी हो सकते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, अक्षमता के असली कारण क्या हो सकता है? दृष्टि संबंधी कमी, शारीरिक विकलांगता, मानसिक विकलांगता। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी सभी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 है, दृष्टिहीनता के कारण क्या हो सकता है? दृष्टिहीनता के कारण क्या हो सकता है? वायरल बीमारी, अपर्याप्त उपचार, दृष्टि संबंधी समस्याएं की? ऑप्शन डी सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी सभी। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? दृष्टि संबंधी असमर्थता से विकलांगता का संबंध क्या है? विकलांगता का स्तर अधिक होता है कि दोनों के बीच संबंध नहीं होता है कि दोनों के बीच प्रायोजनिक संबंध होता है कि डी सभी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? दोनों के बीच प्रायोजनिक संबंध होता है, ऑप्शन सी। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 8, दृष्टि संबंधी असमर्थता को किस तरह की सहायता दी जा सकती है? दृष्टि संबंधी असमर्थता को किस तरह की सहायता दी जा सकती है? शिक्षा के माध्यम से, तकनीकी संबंधों के माध्यम से, कि समर्थ व्यक्तियों के साथ काम करके, कि ऑप्शन डी सभी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 9 है, दृष्टि संबंधी असमर्थता का क्या हो सकता है? आत्मसमर्थन, आत्मनिर्भरता, स्वाधीनता की? ऑप्शन डी सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अब है क्वेश्चन नंबर 10, दृष्टिहीनता के कारण व्यक्ति की कौन सी शब्दावली को अनुभव कर सकता है? इस ऑप्शन है आत्महत्या, अपना हत्या, के आत्म हमला, के आत्म प्रेम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आत्म हमला। ठीक है, अब है अगला 11 नंबर क्वेश्चन, दृष्टिहीनता के प्रभाव से किसे धार्मिक और सामाजिक दर्शन का क्या असर हो सकता है? ठीक है, संबलता की भावना, निर्भीक दर्शन, निर्णय की क्षमता में कमी, सहानुभूति की भावना। तो इसका क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन सी निर्णय की क्षमता में कमी। अब है क्वेश्चन नंबर 12, दृष्टिहीनता के कारण किसे अधिक परिणाम स्वरूप जीवन में समस्याएं हो सकती हैं? स्वयं सेवा, आर्थिक समृद्धि, व्यक्तिगत संबंध की स्वतंत्रता। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन
इसका सही आंसर क्या होगा? व्यक्तिगत संबंध। मान लीजिए कि व्यक्ति की दृष्टिहीनता के कारण उसे व्यक्तिगत हानि होती है, ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? व्यक्तिगत संबंध। अब है क्वेश्चन नंबर 13। दृष्टिहीनता के प्रभाव से क्या अक्सर बदल जाता है? सामाजिक परिस्थिति, बी आत्मविश्वास, सी व्यक्तिगत स्वतंत्रता, की डी सभी। तो इसका क्या होगा आंसर सही? ऑप्शन बी आत्मविश्वास, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। दृष्टिहीनता के प्रभाव से किसे प्राथमिक रूप से प्रभावित कर सकता है? पारिवारिक संबंध, स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक स्थिति। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी शिक्षा, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 15। दृष्टिहीनता के प्रभाव से क्या क्षेत्र में संशोधन किया जा सकता है? रोजगार, शिक्षा, सामाजिक संबंध, सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी सभी, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 16। दृष्टिहीनता के प्रभाव से किसे सामाजिक संबंध में कठिनाई हो सकती है? दृष्टिहीनता के प्रभाव से समाज में किन किन चीजों की कठिनाई होती है? स्वतंत्रता की, सहानुभूति की, आत्मविश्वास की, डी सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? स्वतंत्रता की भी हानि होती है, सहानुभूति की भी हानि होती है, आत्मविश्वास की भी हानि होती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी सभी, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 17। दृष्टिहीनता के कारण व्यक्ति किसे अपना सहारा बना सकता है? ठीक है, ऑप्शन क्या है? स्वयं, बी परिवार, सी दोस्त, डी सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी सभी, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 18। दृष्टिहीनता के प्रभाव के क्या कारण हो सकते हैं? दुर्घटना, आनुवंशिकता, वायरल रोग की सभी। तो देखिए कि कैसे क्वेश्चन तैयार किया गया है। जो सभी हैं इनके कारण दृष्टिहीनता से आदमी ग्रसित हो सकता है। तो एक लिख देने से कोई फायदा नहीं होगा कि एक लिख दिया तो उसको नहीं हटा दिया और दूसरा कोई ऑप्शन डाल दिया। इसीलिए इसमें क्या किया गया है कि सभी को लिख दिया गया है ताकि आप लोगों को दिमाग में बना रहे, ठीक है, कि दृष्टिहीनता के प्रभाव से क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो दुर्घटना से भी आंख की रोशनी चली जाती है, आनुवंशिकता के कारण भी होती है, वायरल रोग के कारण होती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अब है क्वेश्चन 19। दृष्टिहीनता के प्रभाव से क्या कारण स्थापित हो सकते हैं? व्यक्तिगत संबंध, आत्मविश्वास, स्वास्थ्य की सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी सभी, ठीक है। तो फिर मैं कल आप लोगों के सामने एक नया वीडियो और रोचक वीडियो लेकर आऊंगा। और एक ये भी फिर रिपीट कर देता हूं कि जिन विद्यार्थियों को बीएड स्पेशल में एडमिशन लेना है तो कृपया देरी मत करें। और राजकिशोरी देवी प्रशिक्षण सेवा संस्थान में एडमिशन चालू है, कृपया जल्दी से आप लोग एडमिशन लेने की कृपा करें। थैंक यू, धन्यवाद।